हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएमसी ज्ञान में। आज हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान शुरू करने वाले हैं, जीके जीएस। ठीक है दोस्तों, हम चैप्टर वाइज डेली क्लास करेंगे लूसेंट का, और लूसेंट को पूरी तरह ख़त्म कर देना है दोस्तों, जिससे एग्ज़ाम में लूसेंट से जितने भी क्वेश्चन आते हैं एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि जितने भी नए नोटिफिकेशन सब आए वे सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकॉन को प्रेस कर ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। टॉपिक वाइज हम लोग चलेंगे दोस्तों, लूसेंट का चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हर टॉपिक को फिनिश करेंगे दोस्तों, और टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव भी फिनिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो टॉपिक रहेगा उसका जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा उसको हम लोग उसके अगले दिन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज की टॉपिक की। और आज का टॉपिक है दोस्तों भारत का इतिहास। आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? भारत का इतिहास। ठीक है दोस्तों, थोड़ा पतला कर लेते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों भारत का इतिहास। ठीक है, देखते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप दोस्तों, महाद्वीप उसे कहते हैं जो कई देशों से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, महाद्वीप जो छोटे छोटे कई देशों से मिलकर बना होता है उसे हम लोग महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप एक और बात है दोस्तों, महाद्वीप कहने का अर्थ यह है कि वो चारों तरफ से जो है समुद्र से घिरा होता है। ठीक है दोस्तों, महाद्वीप कहने का अर्थ यह है कि वह चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है, उसे ही हम लोग द्वीप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और उपमहाद्वीप दोस्तों उसे कहते हैं, उपमहाद्वीप दोस्तों उसे कहते हैं जो तीन ओर से नदी से घिरा हो, जो तीन ओर से नदी से घिरा हो। जैसे भारत को देख लीजिए दोस्तों, भारत एक साइड से इधर अरब सागर से घिरा है दोस्तों, यहाँ आगे से हिंद महासागर से घिरा है दोस्तों, और इस साइड से बंगाली खाड़ी से घिरा है। तो देखें ध्यान से, तो यह तीनों साइड से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसी कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। जो तीन साइड से घिरा हो उसे हम लोग उपमहाद्वीप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो महाद्वीप और उपमहाद्वीप में आप लोग को अंतर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। दोस्तों, यदि आप लोग भारत के मानचित्र देखे होंगे, यदि आपने भारत का मानचित्र देखा होगा तो इधर उत्तर साइड में आपने हिमालय जरूर देखा होगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ कहा जा रहा है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप क्या किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के जो निवासी हैं उससे भारतीय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ तक तो आशा होगी कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। आपने तो भरत का नाम सुना ही होगा दोस्तों, भरत जो है एक प्राचीन कबीले का नाम है। ठीक है दोस्तों, भरत एक प्राचीन कबीले का नाम है। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। ठीक है दोस्तों, प्राचीन काल में जो भारत के निवासी थे ना, वे भारत को जम्बू द्वीप अर्थात जामुनों का द्वीप कहा करते थे, क्योंकि यहाँ जामुन अधिक जामुन के जो पौधे थे उसका अधिक उपज था, इसी कारण इसे जम्बू द्वीप यानी जामुनों का द्वीप कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला। आगे प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे।
जो प्राचीन ईरानी थे ना दोस्तों, वे हमारे भारतवर्ष को सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, और वे सिंधु को सिंधु सिंधु ना कहकर हिंदू हिंदू कहते थे, जिससे यही नाम पश्चिमी क्षेत्र में फैल गया। क्योंकि देखें मानचित्र में दोस्तों, आप लोग देखा होगा दोस्तों, अपने मानचित्र में, भारत के मानचित्र में दोस्तों देखा होगा, इस पश्चिमी साइड में जो है सिंधु नदी गुजरती है। सिंधु नदी गुजरती है ना, तो इस सिंधु नदी को जो ईरानी थे वे सिंधु नदी ना कह के हिंदू कहते थे, और यही हिंदू हिंदू शब्द जो है यह पूरे पश्चिमी भाग में क्या हुआ, फैल गया। पूरे पश्चिमी भाग में दोस्तों क्या हुआ, फैल गया। ठीक है दोस्तों, पूरे पश्चिमी भाग में फैल गया, और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये आ सकता है कि यूनानी हमारे भारतवर्ष को किस नाम से पुकारते थे, और अरब जो थे वे हमारे भारत को किस नाम से पुकारते थे। तो इन सभी को आप लोग याद रखिएगा, हर टॉपिक हर लाइन आपको याद रखना है दोस्तों। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हाँ, आप लोग तो जानते ही होंगे दोस्तों, हमारे इतिहास को, भारतीय इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है दोस्तों। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। तो वही कह रहा है दोस्तों यहाँ की मध्यकाल में हमारे देश भारतवर्ष को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी को ईरानी हिंदू हिंदू पुकारते थे, उसी कारण वह पूरे भारत में फैल गया, उसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। हिंदुस्तान जो शब्द है ना, यह शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है। ठीक है दोस्तों, यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। इंदे यूनानी भाषा के जो इंदे यूनानी भारतवर्ष को क्या कहते थे, इंदे कहते थे, इंदे कहते थे। उन्हीं के भाषा के आधार पर अंग्रेज जो आए, उन्होंने भारतवर्ष को इंडिया कहा। ठीक है दोस्तों, इंडिया कहा, और यह आगे चल कर प्रचलित हो गया। इसलिए हम लोग आज अपने भारतवर्ष को कई नामों से पुकारते हैं, हिंदुस्तान के नाम से, इंडिया के नाम से, भारतवर्ष के नाम से, ऐसे कई नामों से पुकारते हैं दोस्तों। इसी कारण पुकारते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया क्यों हम लोग अपने भारत को इतने नामों से पुकारते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। ध्यान से देखें दोस्तों, हम अपने मानचित्र में देखते हैं दोस्तों, भारत के मानचित्र में देखते हैं तो यहाँ विंध्य की पर्वत है। भारत के ठीक बीचों बीच जो है विंध्य की पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, और यह भारत को उत्तर और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। ठीक है दोस्तों, वही यहाँ कहा गया है कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत था। कहने का अर्थ यह है दोस्तों, हमारा भारतवर्ष जो है उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांट रहा था। विंध्य पर्वत बांट रहा था ना दोस्तों, तो वही उत्तरी भाग जो था, विंध्य पर्वत के उत्तरी भाग जो था, वहाँ यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोली जाती थी, जबकि दक्षिणी भाग जो था वहाँ द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोल ली जाती थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग दोस्तों इसे ध्यानपूर्वक पढ़ते चलिए और याद करते चलिए, दिमाग में कंसेप्ट बैठाते चलिए दोस्तों, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आए तो वो छूट ना जाए। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं दोस्तों। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पोलियो मेडिटेरेनियन, काकेसायड, निग्रायड और मंगोलायड। यहाँ ध्यान दें दोस्तों, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन
प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं। मतलब हम लोग यहाँ जो जो नस्ल पाए जाते हैं, जैसे गाय का नस्ल पाया जाता है, भैंस का नस्ल पाया जाता है, वैसे ही मनुष्य का भी नस्ल पाया जाता है दोस्तों। वही कह रहा है कि मनुष्य का कौन कौन सा नस्ल पाया जाता है इस भारत में, तो वह 4 है दोस्तों। वो 4-5 है दोस्तों। इस नाम को आप लोग याद जरूर रखिएगा, ठीक है दोस्तों। पहला है दोस्तों प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयर। पहला दोस्तों प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयर याद रखिएगा। पैलियो मैट्रेनियन, कॉकेसायर और निर्गोयट और मंगलियट, ये नस्लें हैं दोस्तों। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आज हम लोग भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं दोस्तों, और ये भारत के ही बारे में जान रहे हैं, ठीक है दोस्तों। भारत के बारे में जान रहे हैं, इसको अच्छी तरह से समझिए और पढ़िए, ठीक है दोस्तों। देखते हैं आगे की ओर। अब दोस्तों आगे कह रहा है कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है दोस्तों। आप लोग ध्यान दीजिए, भारतीय इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अब आगे की ओर देखते हैं, समझते हैं आगे हमें क्या समझाने की प्रयास कर रहा है यह लूसेंट का बुक। देखिए दोस्तों, आगे कह रहा है सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेल्सियस, जो कि 1638 से 1760 एडी को है। इनका मतलब इन्होंने ही पहली बार भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था, ठीक है दोस्तों। इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, आप लोग इनका नाम याद रखिएगा, क्रिस्टोफ सेलियरस, ठीक है दोस्तों। इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग दोस्तों शुरू से फिर एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते रहिएगा दोस्तों। भारतीय इतिहास को कितने भाग में बांटा गया, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। सही बताया आपने, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत, ठीक है दोस्तों। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी से कि भारतीय इतिहास के जनक किसे कहते हैं। सही कहा दोस्तों आपने, भारतीय इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। हेरोडोटस को कहते हैं, आप लोग ये नाम याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। हम डेली लूसेंट बुक के डेली एक एक टॉपिक को फिनिश करेंगे, एक एक चैप्टर वाइज चलेंगे हम लोग दोस्तों, और एक भी क्वेश्चन ना छूटे ऐसा हमारा प्रयास रहेगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग जल्दी से फिर से एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वह क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है। इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है दोस्तों। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर जल्दी से आप लोग दोस्तों दीजिएगा कि इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है। सही आंसर दिया दोस्तों आपने, सीले का है। इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन सीले का है, ठीक है दोस्तों। यह कथन किसका है, सीले का है। अब हम मिलेंगे कल, अगला टॉपिक जो रहेगा हमारा प्राचीन भारत के इतिहास कल शुरू करेंगे दोस्तों। आज हमने भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ा, भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा कि भारत का इतिहास कैसे कैसे आगे बढ़ा, भारत नाम कैसे पड़ा, भारत में कौन से नस्ल पाए जाते हैं, ये सब हमने आज जाना। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे दोस्तों। अगला टॉपिक आएगा प्राचीन भारत का इतिहास,
ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो थोड़ा ही पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल। जय हिंद।